हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। एक बार फिर से द स्मार्ट एकेडमी में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां से फिजिक्स की जो क्लास छूटी हुई थी उसको फिर से स्टार्ट करते हैं, क्लास 10th की, क्योंकि आप लोग को जो है वो शुरू से ही वीडियो अपलोड हो जा रही है और आप लोग उसको देखिए। देखने के बाद उसको लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करिए। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि मैंने बता दिया था उत्तल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम बता दिया था, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, सारी चीजें कंप्लीट करवा दिए थे। वस्तु कहां रखी गई है इसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। कुछ क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन को मैं कंप्लीट नहीं कर पाया तो किसी कारणवश, तो फिर से आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन में दिया एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 48 सेंटीमीटर है। तो एक अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी कितनी सेंटीमीटर है? 48 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? ठीक है, मतलब हमको इमेज याद करना है कि उसकी इमेज कहां पे बन सकती है। तो जैसे अगर देखा जाए तो अवतल दर्पण है, तो ये एक अवतल दर्पण है। ठीक है बेटा, ये क्या है? अवतल दर्पण है। अब कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो दिया है वो कितनी दिया है? वो कितना हो गए? 48 सेंटीमीटर दिया है फोकस दूरी। ठीक, अब कह रहा है कि दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई। यहां पे कोई एक वस्तु रखी गई है, दर्पण से कितने सेंटीमीटर दूरी पर? 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो ये जो वस्तु रखी गई है इसका हमको कहां पर प्रतिबिंब बनेगा ये हमको ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको ज्ञात करने के लिए। तो यहां पे देख लीजिए, जो फोकस दूरी है वो कितनी सेंटीमीटर? 48 सेंटीमीटर है। जो फोकस दूरी है, दर्पण कैसा है? अवतल है। जो उसकी फोकस दूरी होगी वो हमेशा कैसी होगी? नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो F इक्वल टू कितना? -48 सेंटीमीटर। दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, तो इसका मतलब U बराबर कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब दर्पण कैसा है? अवतल है, तो जो उसकी फोकस दूरी और वस्तु की दूरी और उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी हमेशा वो कैसी होनी चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए। तो ठीक है बेटा, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना सेंटीमीटर आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर। अब देखिए दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, ठीक है बेटा, अगर हम दर्पण का सूत्र यूज करते हैं तो 1/F बराबर कितना हो गया? 1/V प्लस 1/U। ठीक है बेटा, 1/F की वैल्यू दिया है कितना? 48 सेंटीमीटर, इक्वल टू U की वैल्यू दिया है -40 सेंटीमीटर। तो 1/V प्लस 1/-40 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब इसको हम क्या करते हैं? पक्षांतर कर देते हैं। तो -1/ कितना? 48 इक्वल टू 1/V माइनस 1/40। ठीक, जब इसको इधर पक्षांतर करते हैं तो -1/48 प्लस 1/ कितना? 40 इक्वल टू 1/V। अब इन दोनों का हमको क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो इक्वल टू यहां पे देखिए, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो एलसीएम निकालेंगे तो 240 आएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए, तो यहां पे अगर बात करें तो अगर हम इन दोनों का जो एलसीएम होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, जो होगा वो होगा 48, 240। अब देखिए 48 का भाग किसमें कर देते हैं? 240 में। तो कितनी बार जाएगा? लगभग 5 बार जाएगा। तो माइनस कितना होगा? 5, फिर प्लस जब इसमें करेंगे 48 का भाग इसमें, तो 4 × 24, तो लगभग कितनी बार जाएगा? 6 बार, इक्वल टू 1/F। ठीक है बेटा, सॉरी, क्योंकि हमको क्या ज्ञात करना है? प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना। तो 1/, में कितना होगी? V। तो अब यहां पे देखिए, ये क्या है? प्लस वाला चिन्ह बड़ा है, माइनस वाला चिन्ह छोटा है। तो 1/, में कितना? 240 इक्वल टू 1/, में कितना? V। तो V इक्वल टू कितना हो गया? 240 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये क्या है? ये क्वेश्चन का सॉल्व है।
तो अब वस्तु कहां पे रखी जाएगी? तो वस्तु का जो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाएगा? तो v इक्वल टू कितने सेंटीमीटर? 240 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो यहां पे देख लीजिए अगला क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है। ठीक है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो मतलब हमको क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी। ये ठीक है बेटा। तो अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो मतलब u बराबर कितना रखा गया है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। m इक्वल टू जो फार्मूला होता है माइनस बी अपान में कितना u। तो m की वैल्यू जो दिया है वो कितना दिया? आधी। m की वैल्यू कितना है? वो कितनी दिया है? आधी। इक्वल टू माइनस v अपान में कितना? u। ठीक, अब हमको क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है फोकस दूरी। तो यहां पे देखिए 1/2 इक्वल टू माइनस v अपान में u की वैल्यू जो दिया है वो कितना दिया है? माइनस कितना होगी? 25 सेंटीमीटर। ठीक, क्यों माइनस 25 सेंटीमीटर होगी? क्योंकि देखिए देखा जाए तो अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो जो अवतल दर्पण से जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा कितनी होगी? निगेटिव होगी। ठीक है बेटा, तब यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो प्लस ये माइनस क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो कितना बचा? 1 अपान में 2 इक्वल टू v अपान में 25। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे देख लीजिए इसका गुणा इसमें करेंगे 25 इक्वल टू कितना? 2v। तो v इक्वल टू 25 डिवाइड बाई कितना? 2। ठीक है, अब क्या हमको ज्ञात करना है? ज्ञात करना है फोकस दूरी। जो फोकस दूरी का जो फार्मूला होता है 1 अपान f इक्वल टू 1 अपान b प्लस 1 अपान u। दर्पण कैसा है? उत्तल है। तो जो उत्तल दर्पण हो उसकी फोकस जो दूरी होगी वो हमेशा कैसी होगी? धनात्मक होगी। तो 1 अपान f इक्वल टू 1 अपान v का मान दिया है 25 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 अपान u का जो वैल्यू दिया है वो कितनी सेंटीमीटर है? 25। अब इसको ऊपर ले जाते हैं तो 1 अपान f इक्वल टू 2 अपान में 25 प्लस 1 अपान में कितना? 25। अब देखिए यहां पे जो एलसीएम अगर 25 और 25 का एलसीएम लेंगे तो हर है अगर हर समान है तो उसका जो एलसीएम लेंगे तो वो सारी वैल्यू क्या होगी? सीधी सीधी क्या होगी? जुड़ जाएगी। अगर हर समान है तो वैल्यू हमेशा कैसी होती है? जुड़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या? हर। ये वाला अंश है, ये वाला क्या है? हर। तो हर इसमें क्या है? समान है। तो सीधा सीधा वैल्यू क्या होगी? जुड़ जाएगी। तो 1 अपान f बराबर 25 इसमें कॉमन हो जाएगा क्योंकि जुड़ जाएगी वैल्यू। ठीक है, इसको 25 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो सीधी सीधी वैल्यू क्या होगी? जुड़ जाएगी। तो 2 प्लस कितना? 1। तो यहां पे देख लीजिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपान f इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 25 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 25 इक्वल टू कितना? 3f। तो f इक्वल टू कितना? 25 डिवाइड बाई कितना? 3। ये इसका क्या हो गया? आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। मैंने परावर्तन कंप्लीट कर दिया हूं। परावर्तन में मैंने बहुत सारी चीजें बताया। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम कितने होते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है नियम जब याद हो जाएगा तो आप प्रकाश के जो परावर्तन होता है उसको हम क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रकाश के परावर्तन के बारे में डिस्कस किया तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर आई
फिर उसी माध्यम में लौट गई, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो मैंने बताया था परावर्तन के दो नियम होता था। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते थे। दूसरा जो नियम होता था, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। उसी तरह मैंने बताया था कि इमेज क्या होती है, प्रतिबिंब क्या होती है। प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है। सारी डिफिनेशन और सारा सब कुछ वीडियो में अपलोड कर लिया गया है। आप लोग उसको अच्छे से देखें, ठीक है, और देखिए उसके बाद आप लोग क्या करिए, उस वीडियो को देख के पढ़िए, ठीक है बेटा। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आगे यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट आगे अगली टॉपिक है। तो यहां पे देखिए नेक्स्ट जो अगली टॉपिक आती है वो होता है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है बेटा। यहां पे जो नेक्स्ट टॉपिक आती है वो होता है क्या, प्रकाश का अपवर्तन। अब यहां पे देख लीजिए, तो अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए, सॉरी बेटा अभी कुछ चीजें शायद छूट गई थी, उसको हम कंप्लीट करवा देते हैं। तो उसके भी आगे चलते हैं क्या, प्रकाश के परावर्तन। क्यों, क्योंकि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध मैंने प्रूफ करवाया था, वो भी कंप्लीट हो गया था। और यूवीएफ में संबंध जो 1/f = 1/v + 1/u में संबंध जो था वो भी कंप्लीट हो गया था। तो एक टॉपिक छूट गई थी जिसको हम लोग बोलते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को इंग्लिश में जो बोलते हैं वो होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। तो यहां पे देख लीजिए, ये जो है लीनियर मैग्निफिकेशन जो है उसकी वैल्यू क्या किया दिया गया है, ठीक है बेटा। तो अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे देखिए, जैसे हम रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन, तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहां पे देखिए, ये जो है ए भी एक वस्तु रखी गई है, ये क्या है, वस्तु है, ठीक है बेटा, ये क्या है, वस्तु है। वस्तु से ये वाली जो किरण होती है उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। ये वाली कौन सी किरण होती है, आपतित किरण, ठीक है बेटा। ये आपतित किरण है, जब जहां पे टकराई है उसी को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, ठीक है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक। तो नेक्स्ट देखिए, यहां पे ये आपतन बिंदु है। तो जब ये किरण किसी दर्पण से टकराई है, ये दर्पण से टकराने के बाद तुरंत क्या हो जा रही, परावर्तित हो जा रही। ये वाली जो किरण होती है इसको हम लोग नाम देते हैं, वो कौन सी किरण है, परावर्तित किरण, ठीक है बेटा। अब परावर्तित किरण टकराने के बाद कहां से निकल जा रही है, उसके फोकस से निकल जा रही है। तो यहां पे ये फोकस होना चाहिए, ये, ठीक है बेटा। जब फोकस से निकल जाती है तो एक किरण फिर यहाँ पे वस्तु पे डाली गई है। तो जब ये किरण डालते हैं तो कहां पे जाती है, उसके वक्रता केंद्र से होती है, होकर जाती है। तो आप लोग यहाँ पे जो देख बना है, जो ये बना लीजिएगा इसको वक्रता केंद्र। ये वाली किरण जाती है, दर्पण से टकराती है, फिर उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। तो ये वस्तु रखी गई है, तो जो इसका प्रतिबिंब जो ये वस्तु रखी गई है, तो इसका प्रतिबिंब यही बनता है, ये, ठीक है। ये दर्शाया गया, देख लीजिएगा इसको a डैश b डैश, इसका क्या होती है, वो क्या दिया गया, इमेज का मतलब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब, ठीक है बेटे। तो अब रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई। अगर कभी भी एक वर्ड आ गया वस्तु, ठीक है, वस्तु को हम लोग बोलते हैं क्या, बिंब भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिंब, ठीक है। तो चाहे इसको हम लोग बिंब नाम दे देते हैं या इसको हम लोग बोलते हैं वस्तु, दोनों क्या है, एक ही है। तो यहां पे हम देख सकते हैं, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो जो रेखीय आवर्धन होता है उसका जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, वो यम से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, इसे यम से प्रदर्शित किया जाता है यदि वस्तु की लंबाई h डैश, ये क्या है बेटा, h डैश है, तथा प्रतिबिंब की लंबाई h हो तो जो यम बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई
एच डैश बटे वस्तु की लंबाई, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो रेखीय आवर्धन की बात करें तो रेखीय आवर्धन को आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, तो अगर इसकी सिंपल डिफिनीशन की बात करें तो सिंपल इसकी जो डिफिनीशन होती है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्यों, ये सारे सूत्र आपको कहां मिलेंगे, आपको सारी चीजें, क्योंकि प्रिपरेशन आपको करना है, जितनी से अच्छे से आप प्रिपरेशन करेंगे उतना आप आगे जाएंगे। आप IERT, पॉलिटेक्निक, जी, नीट, एडवांस, सारी चीजें आपको देना है, आपको ही पढ़ना है। जितना आप स्ट्रगल करोगे उतना आपको जितना आप मेहनत करोगे उतनी ही सफलता आपको मिलेगी। अगर मेहनत नहीं करोगे तो कोई सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है बेटा, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, देखिए वीडियो को और लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है बेटा, तो ये चीज पता चल गया रेखीय आवर्धन के बारे में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहां पे देखिए नेक्स्ट आवर्धन का परिमाण है। तो अब देख लीजिए आवर्धन के परिमाण में होता क्या क्या चीज है, इसके बारे में आप देख लीजिए। तो यहां पे देखिए जो रेखीय आवर्धन का एक सूत्र ये भी होता है, गोली दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र जो होता है m बराबर h डैश, इसको h डैश अपॉन में h इक्वल टू v अपॉन में कितना u। ठीक है बेटा, तो अगर देखा जाए तो गोली दर्पण के लिए जो आवर्धन का सूत्र होता है उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, m इक्वल टू आई अपॉन में o इक्वल टू माइनस v अपॉन में u। ठीक है बेटा, m क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन, I क्या है, I बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं, इमेज। O क्या होता है, O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु। ठीक है बेटा, V जो होती है, V को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ का मतलब होता है लंबाई, ऑफ माने का, इमेज माने क्या होती है, प्रतिबिंब। ठीक है, इसको U को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु। ठीक है, तो वस्तु की लंबाई चाहे आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू कर दीजिए, ये फार्मूलेस लगा दीजिए, और नहीं तो एच डैश अपॉन में एच इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। एच क्या है, ठीक है, एच जो होती है वो भी क्या है, वस्तु की लंबाई है, ये भी क्या है, वस्तु की लंबाई ही है। ठीक, ये इसको हम एक और नाम दे देते हैं, एच को हम लोग बोलते हैं बिंब की भी लंबाई बोल सकते हैं। किसकी लंबाई बोल सकते हैं, बिंब की लंबाई। ठीक, तो अब देखिए आवर्धन का परिमाण एवं सूत्र, तो सूत्र के बारे में आपको पता चल गया, ये सारी चीजें क्या होती है, वो फार्मूलेस है किसके, रेखीय आवर्धन, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक, तो आवर्धन का परिमाण अगर m इक्वल टू 1 हो, m की वैल्यू किसके बराबर हो, 1 के, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार की क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर m की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, जो मैग्निफिकेशन है वो कितना, उसका परिमाण कैसा होना चाहिए, 1। तो अगर उसका परिमाण 1 हो गया तो प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु के आकार के बराबर होना चाहिए। यहां पे देखिए m ग्रेटर देन, ये वाला जो चिन्ह होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन। ठीक है, ठीक, तो m ग्रेटर देन 1 है, तो जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार किसके बराबर, किससे बड़ा होता है, वस्तु के आकार से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक, तो m लेस देन 1, लेस का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं, ये वाला जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं लेस देन। क्या बोलते हैं, लेस देन। ठीक, तो अगर m लेस देन 1 है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का क्या होता है, छोटा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, तो ये था आवर्धन का परिमाण। आप लोग इसको देख लीजिएगा और नोट्स आप लोग अच्छे से बनाइए, क्योंकि नोट्स से आपका मेन टॉपिक है। आप वीडियो कंटिन्यू देखिए और उसके बाद नोट्स को आप बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद आप उसको लोग जितना नोट्स को रिवाइज करेंगे उतना ही आपका फायदा है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी बेस है, इसी से सारे क्वेश्चन, बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे, नीट, जीमेंस, एडवांस, ठीक, IERT, पॉलिटेक्निक, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से स्टार्ट मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहां पे देखिए, अब देखिए ये स्लाइड है, यहां पे थोड़ा सा देखिए इसको,
ठीक है बेटा। तो अगर हम बात करें, और एक मिनट, ठीक है बेटा। तो ये वाला प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये होता क्या है, ठीक, इसका एग्जाम्पल्स है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती क्या है, तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है, इसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्यों इसका उपयोग होता है। बाय द वे, अगर स्नेल का लॉ आ गया, तो मान लीजिए स्नेल का नियम में कोई क्वेश्चन दे दिया गया, तो आप क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो ये जो रिफ्लेक्शन का नियम है, रिफ्रैक्शन का, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में बहुत अंतर होता है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है प्रकाश की जो किरण आती है वो अवलंब की ओर झुक जाती है, और रिफ्लेक्शन में जो होता है प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है, टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे देख लीजिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहां पे देख लीजिए, तो देखा जाए जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर आई, दूसरे माध्यम में प्रवेश की और अपने पथ से, पथ माने क्या होता है, रास्ता, जो अपने पथ से विचलित हो गई, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है बेटा। तो यहां पे देखिए, जैसे ये वाली किरण है, यहां पे देखिए, तो इसको हम बोलते हैं M1 और इसको बोलते हैं M2। ये नाम जो होता है इसको हम लोग नाम दे देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं समतल पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ। ठीक, प्रकाश की किरण ये ऐसे आई, ये इसका नॉर्मल हो गया। ठीक, तो प्रकाश की किरण कौन सी, ये वाली किरण है आपतित, ये वाली कौन सी किरण है, आपतित किरण। ठीक है बेटा, ये वाली आपतित किरण है। ये वाला जो कोण होता है इसको आई बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। क्या नाम है, आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक है बेटा। अब ये वाली किरण को सीधा जाना चाहिए था ऐसे करके, मगर ये क्या कर रही है, अवलंब की ओर क्या कर रही है, झुक जा रही ये। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आर। जो ये वाला कोण का नाम है इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण। कौन सा कोण है, अपवर्तन कोण। ठीक बेटा। एक यहां पे दो मीडियम है, एक होता है रेयर, रेयर का मतलब होता है विरल। ठीक है, और एक होता है डेंस, डेंस का मतलब होता है सघन। ठीक है बेटा। यहां पे देखिए, रेयर का मतलब विरल, विरल का मतलब होता है चिपका, सॉरी दूर दूर, विरल का मतलब विरल का मतलब होता है दूर दूर, और सघन का मतलब होता है चिपका चिपकी। क्या होता है, चिपका और चिपकी। ठीक है, चिपका चिपकी का अर्थ होता है जो हम लोग बोलते हैं पास पास। ठीक है बेटा। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर आई, दूसरे माध्यम में प्रवेश की और अवलंब की ओर झुक गई, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहां पे देख लीजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको यहां पे देख लीजिए, ये स्लाइड्स बनी है, तो यहां पे इसको पहले समझ लीजिए, तब देखिए यहां पे ड्राइव किया गया, आप लोग देख लीजिए। यहां पे ये देखिए, ये कुछ डिजाइन से बना है, तो यहां पे डिजाइन को आप अच्छे से देखिए, उसके बाद समझिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें, ये प्रथम माध्यम, ऊपर का माध्यम, जैसे हम क्या ले सकते हैं, वाई। तो वाई का मतलब जैसे हम क्या नाम दे देते हैं, विरल। क्या नाम दे देते हैं, विरल। ठीक, ये द्वितीय माध्यम, नीचे का माध्यम जैसे अगर बात करें तो ये क्या है, जल। क्या कभी गौर किए हो, निर्वात हवा को आप महसूस कर सकते हो, सॉरी आप हवा को देख नहीं सकते हो, बल्कि क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। जल को देख सकते हैं, उसमें स्विमिंग पूल बना है भैया, बढ़िया बढ़िया जाके नहाइए। ठीक, तो यहां पे देखिए
तो अगर देखा जाए तो ये एक मीडियम ये हो गया, या इसको इस तरह भी बोलते हैं, N1 बोल देते हैं, इसको क्या देते हैं N2। N1 का मतलब होता है अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक किस माध्यम के लिए है? प्रथम माध्यम के लिए। N2 है अपवर्तनांक है किस माध्यम के लिए? द्वितीय माध्यम के लिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह है, इंटरफेस इसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला जो कोण है एंगल R, इसको अपवर्तन कोण बोले, अभी मैंने तुरंत बताया। ठीक, ये वाला जो कोण है उसको आपतन कोण बोलते हैं, ये मैंने बताया। ये अवलंब है, ये देख लीजिए। ये वाला जो है आपतन कोण, अभी मैंने बताया। ये वाला कोण जो है वो कौन सा कोण है? आपतन कोण। जिस बिंदु से टकराई है उसी का नाम होता है आपतन बिंदु, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये वाली किरण जो होती है ये, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण। ठीक है बेटा, ये ऐसे जाना चाहिए, यहां पे होना चाहिए। ठीक है, ये वाली किरण है अपवर्तित। ठीक है बेटा, ये वाला अपवर्तन कोण, ये इसको जो नाम होता है ये अवलंब है, तो इसका नाम भी दे दिया गया कौन सा कोण? अपवर्तन कोण। ठीक, तो अब देखिए इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उनके पथ में परिवर्तन की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आप अगर कोई पूछ लिया प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर आई, दूसरे माध्यम में प्रवेश की और अपने पथ से क्या होती है? विचलित हो जाती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, तो आप एक गिलास में पानी ले लीजिए, अब पानी में इस पेन को डालिए, पानी ले लिया, इस पेन को डालिए, सीधा डाल रहे तो अवलंब की ओर क्या हो रही है? झुक जा रही। ठीक, तो यहाँ पे अभी मैंने बताऊंगा कि क्यों झुकती है, क्या क्या है, ये सारी चीजें अभी मैंने आपको ड्राइव करता हूं, उसके एग्जाम्पल से बताता हूं। ठीक, तो अपवर्तन का कारण क्या है? तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। सही बात है, तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है? भिन्न भिन्न। कहीं पे जैसे कहीं पे क्या होता है? कहीं पे निर्वात है, तो कहीं पे ठोस है, कहीं पे लिक्विड है, तो सबकी जगह चाल क्या होगी? सबकी चाल कैसी होगी? अलग अलग होगी। ठीक, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो चाल में परिवर्तन के कारण प्रकाश किरण अवलंब से दूर अथवा अवलंब के पास हो जाती है। तो आप देखेंगे जब प्रकाश की किरण क्या होगी, अगर विरल से सघन में आ रही तो अवलंब की ओर झुक जा रही, और सघन से विरल में जा रही तो अवलंब से क्या होगी? दूर हट जाएगी। ठीक, तो यहां पे देखिए ये वाला सबका नाम दिया गया है। ये वाला कोण जो होता है आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर जो होता है अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एन क्या है? अवलंब, नॉर्मल है। आई जो होता है आपतन कोण है। आर जो होता है अपवर्तन कोण है। अब प्रथम माध्यम ऊपर वाला, द्वितीय, ये सब सारी चीजें आपको इस स्लाइड में दिया गया। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए हैं। यदि प्रकाश मंद माध्यम घनत्व अधिक, घनत्व उसका क्या है? अगर कोई प्रकाश मंद है, मंद का मतलब क्या होता है? मंद का मतलब धीमा, जिसको हम लोग बोलते हैं धीमा है, तो माध्यम, तो घनत्व अधिक होता है, उसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी? अधिक होगी। से सघन माध्यम घनत्व कम होता है, कम हो जाता है। यहां पे देख लीजिए, तो वह अवलंब से दूर हो जाता है। यदि प्रकाश की किरण सघन से मंद माध्यम में जाता है, जैसे आप अभी मैंने बताया ना कि जब प्रकाश की किरण अगर विरल से सघन में गई तो अवलंब की ओर झुक जाएगी, सघन से विरल में जाती है तो अवलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहां पे देखिए अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण है। एग्जाम्पल मैंने अभी बताया था कि जो एग्जाम्पल है इसको देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, इसको देख लीजिए, तो इसके बाद फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए, जैसे अगर बात करें तो यहाँ पे एक इंसिडेंट रेज, ठीक है, ये पेंसिल बनी है, देखिए कितना अच्छा इसका आपको स्लाइड पे डिजाइन दिया गया, तैयार किया गया। आप इसको समझिए और खूब जितना हो सकते हैं उतना आप क्या करिए, लिखिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्या होगा? आएगी। ठीक है बेटा, ये आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये अपवर्तित किरण है, रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, यहाँ पे मीडियम कैसा है ये देख लीजिएगा।
पृष्ठ की सतह होती है, जो ये वाली जो दिया गया है ये सारी क्या है, पृष्ठ की सतह, इंटरफेस जिसको हम लोग बोलते हैं। ये ऑप्टन बिंदु है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब ये प्रथम माध्यम ऊपर की ओर, ये वाय, जैसे ये आप अभी मैंने बताया कि एक तरफ वाय है, दूसरी तरफ विरल है, सघन। सघन में बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कांच, हीरा, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपवर्तन के कुछ एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक। तो जैसे मुड़ी हुई पेंसिल, जल में अपवर्तन के कारण किसी सीधी पेंसिल टेढ़ी हुई या मुड़ी हुई प्रतीत होती है। आप किसी पेंसिल को डाल दीजिए किसमें, जल में, तो उसका आकार हमेशा कैसा होगा, टेढ़ा या मुड़ा हुआ होगा, ठीक है बेटा। ये किस कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। क्या कभी आप गौर किए हो, किसी कॉइन को सिक्के के लेके आप स्विमिंग पूल देखे हैं, स्विमिंग पूल में एक सिक्का फेंक दीजिए, स्विमिंग पूल इतना गहरा है, तब को जो सिक्के की जो वास्तविक गहराई है उसको हमको क्या कम प्रतीत होगी, किस कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो यहाँ पे देख लीजिए, कम गहराई प्रतीत होना, जल की सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के कारण तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम दिखाई पड़ती है, किस कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आप कभी कभी गौर दिए हो, जैसे नदी हुआ, नदी में अगर नदी का पानी एकदम साफ है, तो आप एक कॉइन लीजिए, उस पर फेंक दीजिए, आज नदी इतनी गहरी है तो आपकी कॉइन क्या होगी, अच्छे से झलकती रहेगी, आपको ऐसा लगेगा तुरंत ले ले, जाके उठा के तुरंत चॉकलेट खा जाए, ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। तो जो इसकी वास्तविक गहराई है वो कहां से पता चलती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही क्या होती है, पता चलती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपको इंग्लिश में भी आपको मिलेगा, बहुत जल्द आपको सीबीएसई बोर्ड भी पढ़ाऊंगा, सीबीएसई, ठीक है, सीबीएसई, ठीक है बेटा। ये चीज सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन सेकेंडरी, इसको मैं कंप्लीट करवाऊंगा और इसको मैं मेहनत करके इतना अच्छे से आपको कंटेंट दूंगा कि आप लोग भी याद रखेंगे, ठीक है बेटा। आप जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना आप मेरे साथ लगिए और कष्ट इतने पकड़ के चिपक कर रहिए कि छूटने ना पाए। अगर नहीं छूटने पाएगा तो सारी चीजें आपकी क्या होगी, कंप्लीट होगी। एक दिन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ये तैयार होगा, ठीक है बेटा। प्लेटफॉर्म का नाम है @RP साइंस वाला, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए यहां पे देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, तो चलिए यहां पे देखिए कुछ पॉइंट्स है। अब कुछ पॉइंट्स अभी मैंने बताया प्रकाश के अपवर्तन के बारे में डिस्कस, पूरी सारी वैल्यू हो गई। अब अपवर्तन के नियम भी तो हो सकते हैं भाई, जैसे परावर्तन के नियम है तो अपवर्तन के भी नियम होंगे। अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। कौन सा नियम है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देख लीजिए यहां पे, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो प्रथम नियम क्या कहता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंब, ये बिंदु लिखा है यहाँ पे देख लीजिए, बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो जो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होना चाहिए। दूसरा नियम है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत क्या है, काम की चीज है। क्या है, काम की चीज है। आप इसको लोग कहते थे IMP, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, ठीक। तो देखिए किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, अगर कहीं पे अगर ये वर्ड है ज्या, तो ज्या का मतलब होता है साइन। क्या होता है, साइन, ठीक। तथा अपवर्तन कोण की ज्या R का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है। ज्या का मतलब साइन, अगर कहीं पे कोज्या लिखा है, क्या लिखा है, कोज्या, कोज्या का मतलब हमेशा क्या होता है, कॉस। क्या होता है, कॉस, ठीक है बेटा। इसको आप लोग देख लीजिएगा, कॉस लिखा है, ठीक। उसी का जो किन्हीं दो माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक। तो यहां पे देख लीजिए साइन आई ये आपतन कोण की ज्या है, ये साइन आर अपवर्तन कोण की ज्या है, और ये क्या है, कांस्टेंट नियतांक। इसी का एक नाम है स्नेल का नियम, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो एक
जो ला होता है उसी के एक नाम दे दिया गया है, उसको स्नेल का नियम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्नेल का नियम देख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे टॉपिक में मिलेगा, कल की वीडियो में आपको अपलोड कर दी जाएगी।